जब आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तो आप शायद मार्स पर कदम रखने वाले पहले पायनियर्स में से एक बन सकते हैं, क्योंकि नासा ने एक बार फिर ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 10 साल के अंदर इंसानी कदमों के निशान यूएस लाल धूल से बहरे प्लैनेट पर पहली बार दिखेंगे। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक असली प्लान है जिसे नासा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या मार्स सच में हमारे लिए आदर्श है? जिस पल आप मार्स पर कदम रखेंगे, आपको वहां कैसा कठोर माहौल मिलेगा? आपको कौन सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो अर्थ पर इंसानों ने कभी अनुभव नहीं की हैं? और नासा कौन सी ऐसी अनोखी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगी जो हमें यूएस ठंडे, सूखे और बेजान प्लैनेट पर जिंदा रहने में मदद करेंगी? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी सच्चाइयां दिखाऊंगा जो इंसानियत को मार्स कॉलोनाइज करने से पहले जाननी जरूरी हैं। बिल्कुल, मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए आपको पहले वहां सुरक्षित पहुंचना होगा। बेस्ट लॉन्च कंडीशंस में अर्थ से मार्स तक जाने में लगभग 9 महीने लगते हैं। ये शायद बहुत लंबा न लागे, जैसे एक क्रूज पर जाना, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, ये 9 महीने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सुरक्षा कवच के नीचे नहीं, बल्कि सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन के सामने खुले में बिताए जाते हैं। इस रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से एस्ट्रोनॉट्स को कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा है और शायद मार्स पहुंचने से पहले हाई अल्जाइमर्स के शुरुआती लक्षण भी दिख सकते हैं। थोड़ा डरावना लग रहा है ना? लेकिन ज़्यादा चिंता मत कीजिए। नासा ने पहले ही सुरक्षा के उपायों पर विचार कर लिया है, जैसे स्पेसक्राफ्ट के शेल में हाइड्रोजन रिच मटेरियल्स लगाना या फिर पूरे केबिन को पानी के टैंक से घेरना, क्योंकि पानी में ही बहुत सारा हाइड्रोजन होता है। बिल्कुल, इससे भी कूल आइडियाज़ हैं, जैसे स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना जो रेडिएशन को पूरी तरह से रोक दे। लेकिन समस्या यह है कि इस विजन को साच करने के लिए एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए जो बहुत सारी एनर्जी दे। अभी की टेक्नोलॉजी के लेवल पर यह ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन जब आप आखिरकार मार्स पर पहुंचेंगे तो आप शायद हैरान हो जाएंगे कि मार्स उतना अनजान नहीं है जितना आपने सोचा था। अर्थ और मार्स में असल में बहुत सी समानताएं हैं। जैसे सबसे साफ कॉमन पॉइंट यह है कि मार्स पर एक दिन की लंबाई अर्थ से ज़्यादा अलग नहीं है, लगभग 24 घंटे, 39 मिनट्स और 35 सेकंड्स। मार्स का एक साल अर्थ से थोड़ा लंबा है, लगभग 1.88 अर्थ ईयर्स यानी 687 अर्थ डेज। लेकिन यह एक बर्ड ऑर्बिट वाले सूरज से डोर प्लैनेट के लिए नॉर्मल है। पुअर सोलर सिस्टम में मार्स के सीजनल चेंजेस अर्थ से सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसका कारण यह है कि मार्स का रोटेशनल एक्सिस टिल्ट अर्थ के लगभग बराबर है। अर्थ का 23.5 डिग्रीज है और मार्स का 25 डिग्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्स पर भी अर्थ जैसे स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर होते हैं, लेकिन मार्स पर टेम्परेचर चेंजेस बहुत एक्सट्रीम हैं। इक्वेटर पर गर्मी में 35 डिग्री सेल्सियस तक और पोलर आइस कैप्स पर सर्दी में -143 डिग्री सेल्सियस तक। फर्क बहुत बड़ा है। और अर्थ की तरह मार्स पर भी नॉर्थ और साउथ पोलर आइस कैप्स हैं। हर सर्दी में पोलर रीजन्स एक लंबी अंधेरी रात में चले जाते हैं। लेकिन अर्थ से अलग मार्स पर सर्दी इतनी ठंडी होती है कि वो एटमॉस्फेयर को भी ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकती है। ये ड्राई आइस कैप्स की सतह पर जमा हो जाता है, लेकिन आइस कैप्स खुद ज़्यादातर पानी की बर्फ से बनी हैं। मार्स की आइस कैप्स का साइज़ भी मौसम के साथ बदलता है। आप शॉर्ट वीडियोज़ में भी विंटर से समर तक आइस कैप्स में होने वाले बड़े बदलाव देख सकते हैं। वैसे मुझे पर्सनली मार्स पर एक छोटा सा डिटेल बहुत पसंद है, पोलर आइस कैप्स की सतह पर वो रहस्यमयी स्पाइरल पैटर्न्स। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये खूबसूरत पैटर्न्स असल में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हैं। लेकिन आइस कैप्स पर ड्राई आइस हमेशा वहीं नहीं रहती। जब यह ड्राई आइस सब्लिमेट होती है, यानी सीधे सॉलिड से गैस बन जाती है, तो यह एक ऐसी वायलेंट रिएक्शन शुरू करती है जो पूरे प्लैनेट को प्रभावित करती है, धूल भरी आंधियाँ। अगर आप सिर्फ तस्वीरें देखें तो आप गलत समझ सकते हैं कि मार्स की सतह बहुत शांत है, जहां सिर्फ धूल और कुछ पत्थर हैं। लेकिन अगर आप वहां कुछ समय रुकेंगे तो आप जल्दी ही होराइजन पर एक बड़ी मोती धूल की दीवार उठती हुई देखेंगे। आप शायद सोचेंगे कि यह अर्थ की रेत की आंधी जैसी है, लेकिन आप इस तूफान के स्केल की कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में यह सिर्फ एक इलाके को नहीं, एक महाद्वीप को भी नहीं, बल्कि पूरे प्लैनेट को निगल लेती है। इस तरह की ग्लोबल सुपर डस्ट स्टॉर्म लगभग हर 3 मार्शियन साल यानी हर 5.5 अर्थ साल में एक बार आती है। जब यह आती है तो आसमान तक ऊंची धूल सूरज की रोशनी को हफ्तों या महीनों तक पूरी तरह से रोक देगी। अगर इंसानियत सच में फ्यूचर में मार्स पर बसना चाहती है तो इस तरह की सुपर डस्ट स्टॉर्म एक बहुत बड़ी रुकावट है। और भी परेशानी वाली बात यह है कि आज तक हमें इन सुपर डस्ट स्टॉर्म्स के कारण के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है।
लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि मार्स पर हमेशा से ऐसी ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स नहीं थी। अरबों साल पहले उसकी एक मोटी एटमॉस्फेयर थी और उसकी सतह इतनी गर्म थी कि लिक्विड पानी बह सकता था। लेकिन लंबे समय के बाद मार्स धीरे धीरे सूख गया और उसकी एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गायब हो गई। फ्लैट उसकी एटमॉस्फेरिक डेंसिटी अर्थ की 1% से भी कम है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्स पर धूल भरी आंधियां अचानक इसलिए नहीं आने लगीं क्योंकि वो सूख गया था। भले ही हम इन तूफानों के कारण को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, साइंटिस्ट्स अनुमान लगाते हैं कि एक अहम फैक्टर मार्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस हो सकते हैं। मार्स की पतली एटमॉस्फेयर गर्मी को ठीक से नहीं रोक पाती। सूरज डूबते ही सतह का टेम्परेचर तेजी से गिर जाता है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लाइन, जब आप मार्शियन इक्वेटर पर खड़े होंगे तो आपके पैरों के नीचे का टेम्परेचर शायद गर्म 23 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन आपके सर का टेम्परेचर शायद सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस हो। यही दिन और रात के बीच का बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस तेज़ हवाओं का कारण बनता है। लेकिन अर्थ से अलग, मार्स पर मौसम का साइकिल पानी से नहीं बल्कि धूल से चलता है। मार्स की धूल बेहद ज़रूरी है। इस धूल के बिना ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स शायद होती ही नहीं। यहाँ पर आप शायद क्यूरियस होंगे, धूल हवा में आती कैसे है? असल में मार्स पर कई मैकेनिज्म्स हैं। उनमें से एक सबसे आम है डस्ट डेविल। मार्स पर हर साल हजारों डस्ट डेविल्स आते हैं, खास तौर पर स्प्रिंग और समर में। सूरज की गर्मी जमीन के पास की हवा को तेजी से ऊपर उठाती है, जिससे एक लो प्रेशर एरिया बनता है। आसपास की ठंडी हवा यूएस जगह को भरने के लिए आती है, घूमते हुए ऊपर उठती है, जिससे एक डस्ट डेविल बनता है। कभी कभी एक डस्ट डेविल साइक्टोमीटर्स चौड़ा और 8.5 किलोमीटर तक ऊंचा हो सकता है, जैसे एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर जमीन से धूल को हवा में खींच रहा हो। डस्ट डेविल्स के अलावा एक और आम तरीका है जिसे सॉल्टेशन कहते हैं, जो तब होता है जब हवा जमीन पर बहती है। मार्स की धूल के पार्टिकल्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और उन्हें हवा से उठाना मुश्किल होता है, बल्कि बड़े रेत के कण हवा से आसानी से हिल जाते हैं। लेकिन जब बेड पार्टिकल्स हवा में उठते हैं और वापस गिरते हैं तो वो छोटे हथौड़ों की तरह जमीन पर टकराते हैं, जिससे और भी बारीक धूल हवा में उड़ जाती है। जब यह धूल एटमॉस्फेयर में जाती है तो मार्स की कम ग्रेविटी उन्हें वहां लंबे समय तक रहने देती है, यहां तक कि अगले बड़े तूफान को शुरू करने के लिए भी काफ़ी। जब धूल हवा में जाती है तो वो सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकती है। इससे हवा और तेज हो जाती है। जैसे जैसे हवा तेज होती है वो और ज़्यादा धूल हवा में भेजती है, आखिरकार रीजनल या ग्लोबल सुपर डस्ट स्टॉर्म्स बनाती है। अच्छी खबर यह है कि मार्शियन डस्ट स्टॉर्म की हवा की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 97 किलोमीटर पर आवर होती है, जो अर्थ के हरिकेन से लगभग आधी है। पतली हवा की वजह से ऐसी हवा एक इंसान पर चलने पर ज़्यादा महसूस नहीं होगी। फिल्मों में स्पेसक्राफ्ट को उड़ते हुए दिखाने वाले सीन्स असल में लगभग नामुमकिन हैं। लेकिन फिर भी डस्ट स्टॉर्म्स की असली समस्या हवा नहीं बल्कि आसमान तक ऊंची धूल है, जो सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक देती है। जैसे 2007 में नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मार्स पर एक अनोखा सुपर डस्ट स्टॉर्म का सामना किया। उस वक्त सूरज की रोशनी 96% कम हो गई थी। एक रोवर के लिए जो सोलर पावर पर चलता है, यह बेहद घटक था। अपॉर्चुनिटी की पावर सप्लाई लगभग पूरी तरह से कट हो गई थी और उस जमने का भी खतरा था। खुशकिस्मती से तूफान धीरे धीरे गुजर गया और अपॉर्चुनिटी आखिरकार बच गया। लेकिन हर रोवर इतना किस्मत वाला नहीं होता। उसी साल स्पिरिट रोवर को भी यही समस्या हुई, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। एक मोटी धूल की परत धीरे धीरे उसके सोलर पैनल्स को ढकने लगी, जिससे उसकी पावर सप्लाई लगातार कम होती गई। आखिर में वो गलती से ट्रॉय नाम के एक नर्म रेत के गड्ढे में फंस गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। एक स्टेशनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म बन गया जब तक कि उसकी पावर पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई और उसने काम करना बैंड नहीं कर दिया। ये मार्शियन डस्ट स्टॉर्म्स मार्स को ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आसमान तक ऊंची धूल मार्शियन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। एटमॉस्फेयर फैलने लगती है, सैटेलाइट्स के ऑर्बिटल रीजन में घुस जाती है, जिससे उन्हें अपनी सही ऑर्बिटल पोजीशन बनाए रखने के लिए कीमती फ्यूल खर्च करना पड़ता है। सोचिए, अगर आप फ्यूचर में एक मार्स कॉलोनिस्ट हैं और अचानक एक ऐसी ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म का सामना करते हैं, सोलर पावर सप्लाई सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और इंसान इतने ठंडे माहौल में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ तक कि अर्थ से कम्युनिकेशन भी कट हो जाएगा। उस वक्त आप अकेले होंगे। खुशकिस्मती से ये सुपर स्टॉर्म्स आखिरकार अपनी एनर्जी सोर्स खो देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सतह और गर्म नहीं हो पाती। वो आखिरकार नेचुरल रूप से शांत हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स पर हवा चलने पर कैसी आवाज़ आती है? असल में आपको खुद कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। 2018 में नासा के इनसाइट लैंडर ने अपने अंदर लाग साइज़मोमीटर का इस्तेमाल करके मार्स पर हवा की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। लेकिन ये आवाज़ बहुत धीमी है,
इसलिए इसे हेडफोन्स या सबवूफर के साथ सुनना बेहतर है। और भी कूल बात यह है कि उसने ना सिर्फ हवा की आवाज़ रिकॉर्ड की, बल्कि आसमान में तैरते हुए पानी के आइस क्लाउड्स को भी साफ साफ कैप्चर किया। इससे हमें पहली बार यह असली एहसास हुआ कि मार्स के आसमान में भी हवा और बादल हैं। भले ही आज मार्स की सतह सुनसान दिखती है, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर में सच में थोड़ा सा पानी का वेपर है। लेकिन कुल मिलाकर मार्स का एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट अभी भी बहुत कठोर है। इंसानों के सीधे रहने के लिए कंडीशंस बिल्कुल नहीं हैं। और मार्स की मिट्टी का क्या? मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों ने फिल्म द मार्शियन देखी होगी। उसके हीरो वॉटनी ने मार्स पर मिट्टी का इस्तेमाल करके आलू उगाए था। क्या ऐसी चीज़ सच में हो सकती है? क्या मार्स की मिट्टी कुछ उगने के लिए आदर्श है? क्या मार्स पर उगाए गए पौधे खाने पर इंसानी जिस्म के लिए हानिकारक होंगे? असल में मार्शियन सॉइल में पौधों के विकास के लिए ज़रूरी ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन यह स्पेसिफिक लोकेशन पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल अर्थ की तरह कुछ जगहों पर उपजाऊ मिट्टी होती है, जबकि कुछ बिल्कुल बंजर। लेकिन मार्शियन सॉइल हमारी जानी पहचानी मिट्टी से अलग है। यह एक टूट हुए पत्थरों का ढेर जैसा है, जिस पर लंबे समय तक बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। 2016 में साइंटिस्ट ने अर्थ पर सिमुलेटेड मार्शियन सॉइल में टमाटर, मटर, पालक और मूली जैसे दर्जन भर पौधे उगने की कोशिश की। नतीजे बताते हैं कि यह पौधे सच में उग सकते थे। पैदावार थोड़ी कम थी, लेकिन उम्मीद से कहीं बेहतर थी। लेकिन शर्त यह थी कि मिट्टी में GHAS या दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ इन फर्टिलाइज़र के रूप में मिलानी पड़ेगी, वरना ये पौधे ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन एक और समस्या है, मार्शियन सॉइल में बहुत सारा कैल्शियम परक्लोरेट होता है। इस पदार्थ को ज़्यादा खाने से इंसानी जिस्म के लिए जहरीला होता है और पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कैल्शियम परक्लोरेट बिल्कुल बेकार नहीं है। ये हवा से नमी सोख सकता है और ऑक्सीजन छोड़ सकता है। ये असल में फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। फ्यूचर में जब हम मार्स पर पौधे उगाएंगे तो वो सिर्फ खाने की आत्मनिर्भरता के लिए नहीं होंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ताज़े फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो इंसानी मूड को बेहतर बना सकते हैं और यहाँ तक कि स्पेस रेडिएशन से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप सच में फ्यूचर में एक काबिल मार्शियन किसान बनना चाहते हैं, तो मिट्टी की समस्या एक अहम मुद्दा है जिसे हल करना ही होगा। बिल्कुल, मार्स पर लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए सिर्फ खेती करना ही काफ़ी नहीं है। आपको मार्स के कठोर माहौल को पार करने के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करना होगा, जैसे मार्स की पतली एटमॉस्फेयर। पहले लोग हमेशा सोचते थे कि ऐसी जगह पर उड़ना नामुमकिन है, लेकिन नासा ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा मार्स हेलीकॉप्टर बनाया। ये बेहद हल्का है और कार्बन फाइबर ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। सिर्फ 3 सालों में उसने 72 बार सफलता से उड़ान भरी है और मार्स की कई शानदार तस्वीरें ली हैं। यह साबित करता है कि जब तक टेक्नोलॉजी सही जगह पर इस्तेमाल की जाए, कुछ भी नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स के अलावा एक और भी कूल तरीका है एक्सप्लोर करने का, रोबोट्स को भेजना। आपने शायद स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और परसेवेरेंस रोवर्स और यहाँ तक कि चीन के झूरोंग रोवर के बारे में सुना होगा। इन सभी रोवर्स के 6 पहिए हैं, ऊंचे हैं और लंबी दूरी की खोज के लिए आदर्श हैं। लेकिन समस्या यह है कि वो नर्म जमीन में आसानी से फैंस सकते हैं। जैसे स्पिरिट फैंस गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। इस वक्त बॉस्टन डायनामिक्स द्वारा डेवलप किए गए स्पॉट जेस पैरो वाले रोबोट्स के फायदे सामने आते हैं। एक 4 पैरों वाला रोबोट डॉग न सिर्फ आसानी से रुकावटों को पार कर सकता है, बल्कि लगभग 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी पहुंच सकता है। इसमें इंटेलिजेंट AI है। आप उस सिर्फ डेस्टिनेशन बताइए और वो खुद रास्ता प्लान कर सकता है। वो ऑटोनोमसली रुकावटों से भी बच सकता है और गिरने पर खुद उठ भी सकता है। नासा तो फ्यूचर में इन स्पॉट जेस रोबोट्स की एक टीम भेजकर मार्स की गुफाओं को ऑटोनोमसली एक्सप्लोर करने की भी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि गुफाएं कीमती जानकारी को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकती हैं और शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के निशान भी। सबसे इंपॉर्टेंट, गुफाएं रेडिएशन को भी प्रभावी ढंग से रोक सकती हैं और शायद फ्यूचर में इन ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा घर बन सकती हैं। बस इतना है कि इन गुफाओं का माहौल अनजान और जटिल है और सिग्नल्स पत्थरों से रुक जाएंगे। इसके लिए रोबोट्स को पूरी तरह से ऑटोनोमसली एक्सप्लोर करने की क्षमता चाहिए। लेकिन फिर भी जो इंसान असल में फ्यूचर में मार्स पर बसेंगे, उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना होगा। सोचिए, अर्थ पर एक फ़ोन कॉल करने में भी कम से कम कुछ मिनट्स लगेंगे। इमरजेंसीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई आपके लिए फैसले नहीं ले सकता। आपको हर चीज़ के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। अगर कॉलोनिस्ट्स मार्स पर सफलता से लैंड करते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे? शायद पोलर आइस कैप रीजन्स में या कोरोलेव क्रेटर जैसी जगह पर। वो शायद अंडरग्राउंड पर्माफ्रॉस्ट लेयर के पास भी रहना चुन सकते हैं।
एक जगह चुनने के बाद उन्हें रोबोट्स का इस्तेमाल करके पहले से घर भी बनाने होंगे, जैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे मार्शियन सॉइल को पानी की बर्फ के साथ मिलाकर घर बनाना और फिर उन्हें रेडिएशन से बचाने के लिए एक मोटी मिट्टी की परत से ढकना। जब कॉलोनिस्ट्स असल में इन पहुंचेंगे तो उन्हें पानी, हवा और खाने की सप्लाई को भी सॉल्व करना होगा, जैसे पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन पैदा करना, बर्फ से पीने का पानी निकलना और साथ ही फसलें उगना। यह सब मिलाकर ही एक सच में आत्मनिर्भर कॉलोनी बन सकती है। बिल्कुल, मार्स पर लाइफ आसान नहीं होगी। लंबे समय तक एक बैंड जगह में रहना, रोज वही कुछ लोगों के साथ रहना और एक ही तरह का खाना मानसिक तनाव पैदा करेगा। और लो ग्रेविटी माहौल भी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स लाएगा, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, मसल एट्रोफी और यहाँ तक कि नज़र पर भी असर। लेकिन मुश्किलों के बावजूद हर बार जब नासा कॉलोनाइजेशन वॉलंटियर्स को बुलाता है तो एप्लीकेंट्स हमेशा बहुत सारे होते हैं। ये सब देखने के बाद क्या आपको लगता है कि इंसानियत आखिरकार मार्स पर एक कॉलोनी बना पाएगी? क्या आप पहले मार्स एक्सप्लोरर्स माइंड से एक बनना चाहेंगे, या इन मुश्किलों ने आपको पहले ही डरा दिया है? कुछ भी हो, यह दिन शायद आपकी सोच से जल्दी सकता है, शायद हमारी ही जिंदगी में।